नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। पिछले कुछ दिनों से आर्टिकल 239AA काफ़ी खबरों में है। ये आर्टिकल है जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। ये खबरों में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जजमेंट पास करी है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 239AA है क्या, फिर हम देखेंगे दिल्ली और सेंटर के बीच में क्या टसल है अभी हाल ही में जो चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है। करंट अफेयर और इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए आर्टिकल 239AA ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है और दिल्ली का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब कि कौन सी पावर है वो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास होगी, यानी दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा, और कौन सी पावर है जो सेंटर के पास रहेगी। अब दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी नेशनल कैपिटल है और आप जानते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, प्रधानमंत्री है, सारा दिल्ली में ही बैठते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड की गई है। जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास पूरी पावर नहीं है क्योंकि दिल्ली एक स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। बहुत बार मुद्दा उठा कि इसको स्टेट बनाया जाए, लेकिन इसे स्टेट नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया था 2018 के जजमेंट में कि दिल्ली को स्टेट कभी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होनी चाहिए और वो हैं भी। और वो जो पावर्स हैं उनका दायरा कितना होगा, इसी के लिए दिल्ली और सेंटर के बीच में जो टसल है वो बीच बीच में चलता रहता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है इसने आर्टिकल 239AA को इंटरप्रेट किया है और एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने की बात हुई थी। इसको अभी हाल ही के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने नलीफाई कर दिया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 239AA इंटरप्रेट किया गया दोबारा से, और इसलिए ये काफ़ी खबरों में है। अब आर्टिकल 239AA की हिस्ट्री अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इंसर्ट किया गया था 1991 में अंडर 69th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके तहत आर्टिकल 239AA को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए ये जो आर्टिकल 239AA है यही वो आर्टिकल है जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस कन्फर करता है, स्पेशल स्टेटस देता है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था दिल्ली को, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एस बालाकृष्णन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इस कमेटी की रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल खबरों में है, तो आपने आर्टिकल भी याद रखना है, इसकी अमेंडमेंट भी याद रखनी है, 69th अमेंडमेंट एक्ट था, इसका ईयर भी याद रखना है और ये कमेटी भी याद रखनी है। तो एक बार फिर से देखिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 239AA ये स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को। स्पेशल स्टेटस दिल्ली को तब दिया गया जब एस बालाकृष्णन कमेटी ने रिकमेंड किया कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। ये जो आर्टिकल है इसको 1991 में इंसर्ट किया गया था, डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 69th अमेंडमेंट एक्ट। इसी आर्टिकल की कुछ प्रोविजंस हैं जो बात करते हैं दिल्ली की अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और कुछ स्पेसिफिक पावर्स और लिमिटेशंस के लिए। यहाँ पे स्पेसिफिक पावर्स भी होंगी लेकिन कुछ ही पावर होंगी। हर टॉपिक के ऊपर यहाँ पे अपना कानून चलाने की, अपना बिल एक्ट बनाने की पावर नहीं होगी। यही यहाँ पे लिमिटेशन है जो कि बाकी स्टेट्स में नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे है क्योंकि ये स्टेट नहीं है, यूटी है। और दिल्ली में ये लिमिटेशंस का होना ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है। और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा था कि दिल्ली को कभी भी स्टेट नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो हैं वो मिलनी चाहिए, कुछ लेजिस्लेटिव पावर जो हैं वो मिलनी चाहिए असेंबली को। तो इसी आर्टिकल के जो प्रोविजंस है वही ग्रांट करते हैं दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेटर भी और लेजिस्लेटिव असेंबली की कुछ स्पेसिफिक पावर्स भी विद लिमिटेशंस। अब आर्टिकल 239AA के मुताबिक जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की उसके पास कुछ पावर है लॉज को बनाने की, या तो पूरी की पूरी सिटी के लिए या फिर किसी भी एक पार्ट के लिए। ये जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है ये कुछ मैटर्स पे एक्सटेंड करती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट के हों या फिर कंकरेंट लिस्ट के हों। लेकिन यहाँ पे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड ये एक्सक्लूड होता है, यानी कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की या इनके ऊपर कोई लॉ बनाने की, एक्ट लाने की जो पावर है वो सेंटर के पास है, वो स्टेट के पास नहीं है। तो आपने कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्रियों से सुना होगा कि
कि भैया पुलिस हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, पुलिस हमारे पास नहीं है। तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ये पावर जो है किसके पास है, ये सेंटर के पास है। और इसी आर्टिकल के तहत कुछ प्रोविजंस हैं जो असेंबली को प्रोवाइड करते हैं कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी विद इन इट्स जुरिसडिक्शन। तो एक जुरिसडिक्शन है भाई, यहाँ पे तुम काम कर सकते हो, तो यहाँ पे काम करने का लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी की एक सर्टेन डिग्री तक पावर जो है वो दी गई है इसी आर्टिकल के प्रोविजंस के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 2018 में एम्फेसाइज किया था कि ऑल्दो दिल्ली कैन नॉट बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ स्टेट, यही मैं आपको पहले 2 बार बता चुका। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि दिल्ली को स्टेटस ऑफ स्टेट नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म जो है वो अप्लाई होना चाहिए और अप्लाई होता भी है। तो अब सवाल है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म के तहत बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी यानी हमारे केस में यूनियन ऑफ इंडिया और जो स्टेट यूनिट्स होती हैं, जैसे हमारे केस में स्टेट है ना, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, इनके बीच में जो पावर है वो डिवाइड होती है। ये होता है फेडरलिज्म का बेसिक मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी और जो स्टेट यूनिट्स हैं उनके बीच में पावर डिवाइड होगी। तो यहाँ पे 2018 में एम्फेसाइज किया गया कि हालांकि स्टेट का जो स्टेटस है वो दिल्ली को नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पे फेडरलिज्म अप्लाई होना चाहिए, यानी कुछ चीज़ों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, कुछ के ऊपर जो दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पास पावर्स होनी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर की, वो यूनियन ऑफ इंडिया के पास है, वो दिल्ली की सरकार के पास नहीं होगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है उसकी पावर्स होंगी, सेंटर के पास जो है वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होगा कुछ क्रूशियल एरियाज़ का, जो हमने पहले देखा, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। तो ये है वो डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे बात हुई ना कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किसके पास है पावर, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और फिर पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर ये किसके पास है, ये सेंटर के पास है। तो ये डिवीजन ऑफ पावर है। ये जो डिवीजन ऑफ पावर है दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर के बीच में, ये क्या करता है, ये रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस तभी बनेगा जब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो सेंटर की रिस्पेक्ट करें और जो सेंटर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट करने का मतलब भाई पर्सनल रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन एक दूसरे की अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करे, कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को पावर दी है काम करने की, वहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेशन है वो बीच में टांग ना अड़ाए, और जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी है काम करने की, वहाँ पे सेंटर जो है वो टांग ना अड़ाए, एक दूसरे की जो अथॉरिटीज़ है उनकी रिस्पेक्ट की जाए। तभी यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बन सकता है रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर के बीच में। हालांकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये बात को डिफाइन करता है कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इसकी वजह से रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर के बीच में बैलेंस बनना चाहिए। अब यहाँ पे आर्टिकल 239 AA के जो कुछ प्रोविजंस हैं उनके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच में अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कि मान लो अगर ऐसा कोई इशू आ गया जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ और चाहता है, मिनिस्टर कुछ और चाहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो मैटर है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट फिर उसके ऊपर डिसाइड करेगा। तो ऐसा इसलिए कि जो भी डिस्प्यूट निकल कर आए लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर के बीच में, उसका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के तहत उसको रिजॉल्व जो है वो किया जाए। तो अल्टीमेट डिसीजन जो है वो किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा, अगर LG और मिनिस्टर के बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो ये भी प्रोविज़न किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 239 AA है। बेसिकली आर्टिकल 239 AA जो है ये पूरी की पूरी उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है और उन्हें डिफ़ाइन करता है कि कौन सी चीज़ कैसे की जाएगी, किसके पास कितनी पावर होगी, किसके पास कितनी पावर नहीं होगी। और आप सब जानते हैं कि इस देश में जो भी कानून बनेगा उसको इंटरप्रेट करने का जो पावर है वो हमारी जुडिशरी के पास है। वो ना तो सेंटर अपने हिसाब से कर सकता है, ना फिर दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपने हिसाब से कर सकती है। जुडिशरी जो है वही डिफ़ाइन करेगी कि ये चीज़ इस आर्टिकल के तहत सही है कि गलत है। इसीलिए कई बार जब ये इशू निकल कर आता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होगा तो वो मैटर कहाँ पे रेफ़र होगा, प्रेसिडेंट के पास रेफ़र होगा, और प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होगा। और कारण क्या है, कारण ये है कि जो भी डिस्प्यूट है उसे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के माध्यम से रिजॉल्व कराया जाए। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट जो है, आर्टिकल 74 में हमने देखा है कि प्रेसिडेंट शैल वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो बेसिकली मैंने आपको प्रेसिडेंट को बड़े अच्छे से कवर कराया था, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट की पावर्स, उन सबको हमने देखा था, और हमने प्राइम मिनिस्टर को भी कवर कराया था। और PM और प्रेसिडेंट के वीडियोज़ में जब पावर्स को देखा था तो मैंने आपको यही कहा था कि बेसिकली प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, इसके पास थोड़ी बहुत वीटो पावर्स होती हैं, लेकिन मुख्यतः जो ये काम होता है ये 74 आर्टिकल के तहत ही होता है, जिसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस पे काम करेगा, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की, जिसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कैबिनेट, इन सब के सब टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में कवर किया है। अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो बाकी इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स बचे हैं उन्हें भी मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई कमी लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो अब गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वो अपनी लिमिटेशंस के तहत ही ऑपरेट करती है, वो लिमिटेशन जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके ऊपर इम्पोज करी हैं। यहाँ पे सर्टेन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इनको दी गई है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर जो है वो भी इनको दी गई हैं, लेकिन इनकी जो भी इंडिपेंडेंस है और जो भी पावर है वो पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसके साथ कॉन्फॉर्म जो है वो करनी चाहिए। इट्स एक्शंस, इट्स यानी कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, इट्स एक्शंस मस्ट कन्फॉर्म टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने कुछ और कानून बनाया और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ और कानून बना के चल रही है, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जो एक्शंस होंगे वो कन्फॉर्म करने चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज के साथ। कन्फॉर्म करने का मतलब होता है अनुरूप, तो तुम्हारे जो एक्शंस होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उसके अनुरूप होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे 11 मई को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक यूनानिमस रूलिंग है। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत से, यानी कि अगर जैसे यहाँ पे 5 जज बेंच हैं तो पांचों ने एक ही डिसीजन दिया, पांचों ने यूनानिमस एक मत से डिसीजन दिया। एक मत मतलब होता है यूनानिमस का। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने एक यूनानिमस रूलिंग दी। हाल ही में जो पावर टसल चल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा, तो इस रूलिंग में यही द्वारा से रीआइट्रेट किया गया कि जो आर्टिकल 239 AA के द्वारा फेडरल मॉडल इस्टेब्लिश किया गया है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आउटलाइन किया गया लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है NCTD की, जहाँ पे आर्टिकल 239 AA ने पूरी की पूरी पावर दी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि इन जगहों पे तुम काम कर सकते हो। अगर वो उन्हीं चीज़ों पे काम कर दी है तो यूनियन ऑफ इंडिया को वहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट, दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने रूलिंग में कहा है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा आर्टिकल 239 AA है क्या, ये कब लाया गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है तो फिर किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे देता है, कहाँ कहाँ पे सेंटर के पास पावर दी गई है, कहाँ कहाँ पे दिल्ली की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पावर दी गई है, और अभी हाल ही में खबरों में क्यों था, और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। हमने सारे को अच्छे से विस्तार से कवर किया है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कमियाँ बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।